हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 4 और 5 जुलाई का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने रूस से कितने नए फाइटर जेट्स खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 4 ऑप्शंस हैं, 26, 33, 36 और 44। सही आंसर है बी, 33। रक्षा मंत्रालय ने रूस से 33 फाइटर जेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रूस से 12 सुखोई 30 MKI और 21 MiG-29 खरीदे जाएंगे। इसके अलावा देश में मौजूद 59 MiG-29 को भी अपग्रेड किया जाएगा। इन सभी को खरीदने और अपग्रेडेशन के लिए टोटल खर्च 18,148 करोड़ रुपए होंगे। 2017 के राफेल सौदे के बाद से यह 33 लड़ाकू विमानों को पहली बार वायुसेना के लिए खरीदा जाएगा। सभी 33 नए विमानों में 21 MiG-29 विमानों को खरीदा जाएगा और 59 मौजूदा MiG-29 विमानों का अपग्रेड 7418 करोड़ रुपए में होगा। ये सारे रूसी विमान निगम मिग द्वारा खरीदा जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 10,730 करोड़ रुपए में 12 सुखोई 30 MKI विमान खरीदे जाएंगे। आइए देखते हैं सुखोई 30 MKI विमान के बारे में। यह रूस की सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से निर्मित लंबी दूरी का फाइटर जेट है। यह एक बार में 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है तथा इसमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। रूस के सहयोग से भारत द्वारा निर्मित सुखोई 30 MKI को दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। इसे बनाने के लिए भारत और रूस के बीच 2000 में समझौता हुआ था। भारत को पहला सुखोई 30 विमान 2002 में मिला था। रूस के सहयोग से भारत में 2015 में स्वदेश निर्मित सुखोई 30 MKI को भारतीय वायुसेना में शामिल करने से वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई। अब जानते हैं MiG-29 के बारे में। इसे रूस की ही कंपनी रशियन एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन मिग द्वारा बनाया गया है। MiG-29 लड़ाकू विमान को अब ईंधन भरने के लिए नीचे उतारने की जरूरत नहीं है। अब रिफ्यूलिंग आसमान में ही हो सकती है। विमान में एक अलग फ्यूल टैंक भी लग चुका है जिससे इसकी रेंज भी काफ़ी बढ़ गई है। ये अब नई मिसाइलों से लैस है। ग्लास कॉकपिट के साथ डिजिटल स्क्रीन भी लग चुकी है। करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से उड़ने वाले इस लड़ाकू विमान की रेंज करीब 1400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलयान ने मंगल ग्रह के सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रह फोबोस के चित्र कितने किलोमीटर से लिया है? 4 ऑप्शंस हैं, 2500 किलोमीटर, 4200 किलोमीटर, 4600 किलोमीटर और 5200 किलोमीटर। सही आंसर है बी, 4200 किलोमीटर। मंगलयान मिशन ने फोबोस की तस्वीर मंगल ग्रह ऑर्बिटर मिशन द्वारा 4200 किलोमीटर की दूरी से ली गई थी। उस समय मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगल से 7200 किलोमीटर की दूरी पर था। मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। फोबोस मंगल की सतह से लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा करता है, जबकि डिमोस मंगल से लगभग 23,460 किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार द्वारा 2021 तक पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत कितने वर्ग किलोमीटर हरित आवरण रखने का लक्ष्य रखा है? 4 ऑप्शंस हैं, 350 वर्ग किलोमीटर, 335 वर्ग किलोमीटर, 360 वर्ग किलोमीटर और 342 वर्ग किलोमीटर। सही आंसर है ए, 350 वर्ग किलोमीटर। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान 10 जुलाई से 26 जुलाई 2020 तक चलाया जाएगा। हाल के कुछ वर्षों में वायु प्रदूषण का स्तर ज़्यादा दर्ज किया गया है। नई दिल्ली में 2017 में हरियाली का आवरण 299 वर्ग किलोमीटर था, फिर 2019 में बढ़ाकर 325 कर दिया गया। फिर अभी दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2021 तक 350 वर्ग किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के तहत 31 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। उनमें से 20 लाख बड़े पौधे होंगे, वहीं 11 लाख छोटे पौधे और झाड़ियाँ होंगी। इस अभियान की शुरुआत 10 जुलाई से यमुना बैंक से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो प्लेटफॉर्म्स में अमेरिका की इंटेल कैपिटल 1894.50 करोड़ रुपए के निवेश में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी? 4 ऑप्शंस हैं, 0.21% और 0.25%, 0.39% और 0.56%। सही आंसर है सी, 0.39%।
कंप्यूटर चिप बनाने वाली कंपनी इंटेल कैपिटल ने 0.39% इक्विटी के लिए जियो प्लेटफॉर्म में 1894.5 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। रिलायंस इंडस्ट्री के कर्जमुक्त होने के बाद भी मुकेश अंबानी की जियो प्लेटफॉर्म में निवेश का सिलसिला जारी है। कुल 12 निवेश के जरिए जियो प्लेटफॉर्म में 25.09% इक्विटी के लिए 1,17,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। जियो प्लेटफॉर्म में निवेश का सिलसिला 22 अप्रैल को फेसबुक से शुरू हुआ था। उसके बाद सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी, जनरल अटलांटिक, KKR, मुबाडला और सिल्वर लेक ने कंपनी में निवेश की घोषणा की। इसके बाद अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, TPG, एल कैटरटन और PIF ने भी निवेश की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने गंगा के कायाकल्प के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूरी दी है? 4 ऑप्शंस हैं, 150 मिलियन डॉलर, 225 मिलियन डॉलर, 380 मिलियन डॉलर और 400 मिलियन डॉलर। सही आंसर है डी, 400 मिलियन डॉलर। वर्ल्ड बैंक ने गंगा नदी के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 300 करोड़ रुपए के साथ भारत सरकार के कार्यक्रम के लिए अपना योगदान देने की बात कही है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इस सहायता से भारत को गंगा नदी में प्रदूषण रोकने में मदद मिलेगी। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी बयान के अनुसार गंगा बेसिन में भारत के भूभाग का 1/4 भाग शामिल है। यह देश के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और आर्थिक संसाधन है। भारत की GDP का 40% से अधिक हिस्सा इस घनी आबादी वाले बेसिन से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलीटों को प्रशिक्षण देने वाले कोचों का अनुबंध कितने वर्षों का होगा? 4 ऑप्शंस हैं, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष और 8 वर्ष। सही आंसर है ए, 4 वर्ष। एथलीटों के सही कोचिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी कोचों का कार्यकाल अब 4 वर्षों का होगा। कोचों के लगातार बदलाव से एथलीटों के प्रदर्शन में बहुत प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाती है। केंद्र सरकार ओलंपिक 2024 और 2028 पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह सुनिश्चित कर रही है कि ओलंपिक वाले एथलीट एक कोच के साथ लगातार प्रशिक्षित करने में समर्थ रहें, अपने प्रदर्शन में सुधार की दिशा में लगातार काम करते रहें। कोच का अनुबंध 4 वर्ष के लिए होगा, लेकिन इसकी वार्षिक समीक्षा की जाएगी। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्तियों को वर्ष 2020 के ग्रेट इमिग्रेंट्स द प्राइड ऑफ अमेरिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं, डॉक्टर राजेश कपूर, लक्ष्मण चौहान, सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी, अजय सेठी और प्रोफेसर राजीव पटेल और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी, सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी। इन दोनों को कोविड-19 स्वास्थ्य संकट को दूर करने के प्रयासों में योगदान देने के लिए उन 38 प्रवासियों में शामिल हैं जिन्हें इस साल अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर अमेरिकन फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया है। 4 जुलाई 2020 को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय मूल के 2 अमेरिकी व्यक्तियों, जिनमें कैंसर स्पेशलिस्ट सिद्धार्थ मुखर्जी, जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित हैं और वे लेखक भी हैं, साथ ही हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक के प्रोफेसर राज चेट्टी को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत लॉकडाउन में कितने लाख घरों को पेयजल नल कनेक्शन दिया गया? 4 ऑप्शंस हैं, 19 लाख, 15 लाख, 12 लाख और 21 लाख। सही आंसर है ए, 19 लाख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल जीवन मिशन शुरू किया गया था। अप्रैल 2020 से जून 2020 लॉकडाउन के दौरान पूरे देश के ग्रामीण इलाकों में 19 लाख परिवारों को पेयजल नल कनेक्शन दिया गया। इस मिशन के तहत 2020-21 योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 8,050 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने 2024 तक पानी के कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन की सुविधा के साथ देश के प्रत्येक ग्रामीण घर को प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान कितना है? 4 ऑप्शंस हैं, 9वां, 7वां, 5वां और 13वां। सही आंसर है सी, 5वां। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $1.27 बिलियन की वृद्धि के साथ
506.84 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है और इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। इसे फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। इसमें केवल विदेशी रुपए, विदेशी बैंकों की जमाओं, विदेशी ट्रेजरी बिल और अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियों के साथ इसमें विशेष आहरण अधिकारों, सोने के भंडारों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भंडार अवस्थियों को शामिल किया जाता है। इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? 4 ऑप्शंस हैं, एस गुरुमूर्ति, CAV पट्टाभिराम, प्रोफेसर NK पंडित, विनीत गोयनका। सही आंसर है बी, CAV पट्टाभिराम। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया और इसके लेखक हैं CAV पट्टाभिराम। पुस्तक में उच्च शिक्षा के प्रमुख क्षेत्रों जैसे छात्र शिक्षक संबंध, शिक्षण विधियाँ, प्रयोगशालाओं और परीक्षाओं के अलावा अन्य नए मानदंडों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई। सही आंसर है ए, 2 जुलाई। खेल पत्रकारों की सेवाओं को चिन्हित करने और स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए हर साल 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य खेल पत्रकार को उनके काम में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन मतलब AIPS के द्वारा वर्ष 1994 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने किसानों के लिए एक किसान धन ऐप लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, ICICI बैंक। सही आंसर है सी, HDFC बैंक। किसानों के लिए निजी क्षेत्र के HDFC बैंक ने एक खास ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम ई किसान धन ऐप है, जिससे किसानों की सभी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसकी मदद से किसान घर बैठे खेती और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ई किसान धन ऐप किसानों को कई वैल्यू एडेड सर्विस उपलब्ध कराएगा, जैसे मंडी के भाव, कृषि से जुड़ी नई जानकारी, मौसम की सूचना, बीज की वैरायटी पर जानकारी आदि। ऐप पर सरकार की नई स्कीम्स की सूचना और उनका कैसे लाभ लिया जा सकता है, इसकी जानकारी भी मिलेगी। किसान HDFC बैंक के इस ऐप की मदद से कई बैंकिंग सर्विसेज का लाभ भी ले सकते हैं, जैसे लोन के लिए अप्लाई करना, बैंक अकाउंट खुलवाना, इंश्योरेंस की सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड लोन के लिए एलिजिबिलिटी पता करने के लिए ऑनलाइन कैलकुलेशन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्म चक्र दिवस 2020 समारोह का उद्घाटन किसने किया है? 4 ऑप्शंस हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कला एवं संस्कृति मंत्री। सही आंसर है ए, राष्ट्रपति। धम्म चक्र दिवस 2020 समारोह का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 4 जुलाई को किया गया। इस समारोह का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ मतलब IBC के साथ साझेदारी में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर किया गया है। इस दिवस को गौतम बुद्ध के द्वारा अपने 5 तपस्वी शिष्यों को पहला उपदेश देने की स्मृति में मनाया जाता है। उन्होंने यह उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। इस दिन को बौद्ध धर्म में दूसरा सबसे पवित्र दिन माना जाता है। जुलाई के पहले पूर्णिमा के दिन को थाईलैंड में असनाबूचा, श्रीलंका में एसाला पोया और भारत में आषाढ़ पूर्णिमा कहा जाता है। साथ ही इस दिन को धम्म चक्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMD ने मुंबई के लिए नारंगी चेतावनी जारी की है। नारंगी चेतावनी से क्या अभिप्राय है? 4 ऑप्शंस है, गंभीर रूप से खराब मौसम होने पर, सेकंड बहुत खराब मौसम होने पर, थर्ड भारी बारिश होने का अनुमान, फोर्थ मौसम बहुत खराब हो गई है। सही आंसर है सी, भारी बारिश होने का अनुमान। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा मुंबई और आसपास के जिलों में भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की है। साथ ही विभाग द्वारा मुंबई में नारंगी अलर्ट भी जारी किया गया है। इस राष्ट्रीय आपदा से मदद के लिए भारतीय नौसेना, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस आदि के अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
यह मौसम संबंधी परिवर्तनों, मौसम और भूकंप की भविष्यवाणी करता है। भारतीय मौसम विभाग ने इससे रिलेटेड चेतावनी जारी करने के लिए 4 कोड का प्रयोग किया है। पीला के लिए गंभीर रूप से खराब मौसम होने पर जारी किया जाता है, वही ऑरेंज एम्बर बहुत खराब मौसम होने पर जारी किया जाता है। ग्रीन के लिए है कोई चेतावनी जारी नहीं की जाती है। लाल जब खराब मौसम की स्थिति बनी रहती है, जिससे जान और माल को खतरा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की अनुमति के बिना किस देश से बिजली उपकरणों के आयात के लिए मना किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन। सही आंसर है डी, चीन। राज्यों के बिजली मंत्रियों के वर्चुअल सम्मेलन में विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि सरकार की अनुमति के बिना भारत चीन से बिजली उपकरणों के आयात की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने कहा कि बिजली संबंधी सभी उपकरणों के आयात के लिए सरकार की अनुमति जरूरी है। चीन के द्वारा आने वाली बिजली के उपकरणों में चीन ट्रोजन का इस्तेमाल कर सकता है। ट्रोजन का इस्तेमाल हैकर द्वारा किसी पासवर्ड को तोड़ने के लिए कर सकता है। यह हार्ड डिस्क के सारे डेटा और प्रोग्राम को मिटा देता है। इसकी मदद से हैकर कंप्यूटर का नियंत्रण दूर बैठे दूसरे कंप्यूटर से कर सकता है, जिससे पूरे देश में संकट उत्पन्न कर सकता है। तो दोस्तों, ये था 4 और 5 जुलाई का करंट अफेयर्स। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आपको सारे क्वेश्चन का PDF चाहिए तो गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।